नमस्कार। आज हमारा हिंदी शिक्षण के अंतर्गत टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसके भाग 2 इसका हैं। और इसके पहले हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में पहले वीडियो में भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं, जो कि हम इसमें अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग होगा तथा अंक इसके जो भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो रहेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति यानी हर 5 वर्ष में 15 वर्ष तक हर 5 वर्ष में एक आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा, जो कि एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, अभी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं तृतीय भाषा के रूप में, तो उनकी जो भाषाओं हैं उन भाषाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सदस्य हैं उनसे मिलकर एक आयोग बनाएगा, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली जो प्रक्रिया हैं वो निश्चित की जाएगी। और आयोग का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग पर जोर किस प्रकार दिया जाए उसके बारे में वो बताए। इसी प्रकार से संघ के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर जो निर्बंधता है वो किस प्रकार की हैं। और अनुच्छेद 348 में सभी या किसी प्रयोजन के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा या संघ के किसी भी एक या अधिक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाले जो अंकों के रूप हैं या संघ के जो राजभाषा हैं और संघ की किसी राज्य के बीच या एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच पत्र की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जो आयोग निर्देश किए गए और अन्य विषयों के बारे में भी वो सिफारिश करेगा। ये हिंदी आयोग जो कि पहले 5 वर्ष और उसके पश्चात इसी के 5 वर्ष बाद ये आयोग बनेंगे। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद में अगर किसी बात के होते हुए संसद अगर 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अगर विधि के द्वारा स्थापित अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का अगर वो प्रयोग नहीं करना चाहे तो ये आयोग है वो इसकी सिफारिश करेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि अनुच्छेद 346 के अंतर्गत और 47 के अंतर्गत 345 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 346 और 47 के जो उपबंध हैं उसके अधीन रहते हुए किसी भी राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा अगर उस राज्य की विधान परिषद स्थापित की गई हैं तो उसमें प्रयोग होने वाले भाषाओं के किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी राज्य के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में वो अंगीकार करेंगे। यानी हिंदी राज्य विधानसभा और विधान परिषद भी हिंदी भाषा को अंगीकार करने की उसमें कहा गया है कि वो विधान परिषद और विधानसभाएं सभी राज्यों की विधान परिषद हिंदी को अंगीकार करेंगे, चाहे वो अहिंदी क्षेत्र के हो। यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो अहिंदी क्षेत्र का है और वो हिंदी या अंग्रेजी कोई भी नहीं जानता तो वो वहाँ का जो विधान परिषद का जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं या विधानसभा का अध्यक्ष हैं, वो उसको अपनी मातृभाषा में बात करने की छूट दे सकता है। इसी प्रकार से जब तक राज्य का विधानमंडल या कोई उपबंध नहीं करेगा तब तक राज्य के भीतर उस शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा। तो इसके लिए भी संविधान में ठीक पहले जैसा कि संविधान के पहले जैसा कि प्रयोग किया जा रहा था तब तक ये संविधान का इसमें विधानसभा और विधान परिषद में इसका प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि एक राज्य के बीच और संघ और राज्य के बीच यदि कोई पत्र व्यवहार होता है तो उस पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी होगी और जो राजभाषा है राजभाषा घोषित की गई है हिंदी को,
तो वो राजभाषा होगी या हिंदी होगी। और इसी प्रकार से यदि अधिक 2 या अधिक राज्य अगर कोई करार करते हैं तो उन राज्यों के बीच पत्राधिकार की भाषा भी राजभाषा हिंदी ही होगी। संघ राज्य के बीच और राज्य के बीच, राज्य के बीच पत्राधिकार हिंदी होगी। तो ऐसे पत्राधिकार के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा यदि वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा अगर कोई बोले जाने वाली भाषा है और उसके संबंध में उसको विशेष प्रावधान किए गए कि अगर निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यानी अच्छा खासा भाग जो कि यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वो राष्ट्रपति उसको निर्देश देगा और ऐसी भाषा को भी उस राज्य की सर्वत्र या उसके भाग में प्रयोजन के लिए वो विनिर्दिष्ट करेगा जो शासकीय मान्यता उसको दी जा सके। यानी बोलियां जो विभिन्न जो बोलियां बोली जाती हैं उस भारत में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं और उनके आधार पर यदि कोई राज्य का कोई भाग राज्य की जनसंख्या का विशिष्ट भाग अगर इस प्रकार की बोली बोलता है तो उसको भी वो राज्य उसको मान्यता प्रदान कर सकेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो अधिनियम और विधेयक हैं उसके लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी उसके लिए भाग के जो पूर्वगामी उपबंध हैं, इसके जो पहले के जो उपबंध हैं उसमें किसी बात के होते हुए अगर संसद विधि के द्वारा अथवा अन्य उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होगी। देखिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालयों में, और जब तक कि उपरोक्त जो उपबंध है उसमें उचित व्यवस्था नहीं करे तब तक उच्च न्यायालयों में कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। या संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले जो सभी विधेयक या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के या फिर संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा जो पारित अधिनियम है वो, और राष्ट्रपति के किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश हैं वो, या संविधान के अधीन जो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए आदेश, नियम और उपविधियां हैं उसकी भाषा अंग्रेजी होगी। देखिए अधिनियमों और विधेयकों की भाषा भी अंग्रेजी ही होगी जब तक कि सही ढंग से, जब तक कि हिंदी का पूरी तरह से विस्तार नहीं हो जाए तब तक। इसी प्रकार से यदि अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से जो 15 वर्ष की अवधि के दौरान, यानी इस संविधान के 15 वर्ष की अवधि के अनुच्छेद जो 48 के खंड 1 में जो उल्लिखित हैं वो उसमें ये लिखा है कि प्रयोजन के लिए अगर प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में अगर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति अगर किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित किए जाने की पूर्व मंजूरी, किसी संशोधन की प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अगर अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन आयोग गठित करेगा और उसकी सिफारिशों पर, या अनुच्छेद खंड 4 के अधीन गठित प्रतिवेदन विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। जो कि भाषा से संबंधित कुछ जो विधियां और अधिनियमित करने की जो विशेष प्रक्रिया हैं वो इस प्रकार हैं कि इस संविधान के प्रारंभ में से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 248 के खंड 1 में अगर उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः विस्थापित
या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों और उस पर अनुच्छेद खंड 1 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा। इसके पश्चात जो विशेष निर्देश हैं वो 350 में दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य 350 क में ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 350 में ये कहा गया है, 350 का आगे हैं, इसके आगे हैं 350 में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार होगा। यानी व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा हो सकती है। कौन सी भाषा हो सकती है? राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हो सकती है। राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हो सकती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक राज्य में और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। यानी पर्याप्त शिक्षा की मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। और राष्ट्रपति किसी राज्य के ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं या उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उचित समझता हो। इसके लिए वो राष्ट्रपति भी इसमें उनको निर्देश दे सकता है। प्राथमिक स्तर की जो स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी भाषा हो। अनुच्छेद 350 ख में ये कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, जिसमें कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा और वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? विशेष अधिकारी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होगी और इसी में विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित द्रक्षापयों से सभी विषयों का अन्वेषण करे और विशेष संबंध में अंतरालों पर राष्ट्रपति निर्दिष्ट करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाएगा और संबंधित राज्यों की सरकार को भी भिजवाएगा। इसके लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। और 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विशेष विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करे। संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार करे। हिंदी भाषा का प्रसार करे और इसी में उसका विकास भी करे। प्रसार और विकास, यानी हिंदी भाषा को बढ़ावा दे और भारत की जो सामूहिक संस्कृति है उसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके हिंदी। इसके लिए प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की जो अन्य भाषाएं के रूप हैं उसमें शैली पदों और आत्मसात करते हुए जहाँ भी आवश्यक वांछनीय हो वहाँ पर शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी यानी हिंदी में
अन्य भाषाओं से, यदि कोई ऐसे कोई शब्द हैं जो कि अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए जा सकते हैं तो वो अन्य भाषाओं के शब्द हैं वो हिंदी में लिए जाएं। और उसके पश्चात हिंदी में बहुत सारे शब्द, विदेशी शब्द, संस्कृत, पहले ये होगा कि संस्कृत के, अगर कोई संस्कृत का ऐसा शब्द है जो कि लोकप्रिय है वो शब्द लिया जाए। अगर संस्कृत का ऐसा शब्द नहीं है तो किसी विशेष दूसरी भाषा का वो शब्द लेकर उसको लोकप्रिय बनाया जाए ताकि हिंदी का विकास हो सके। बहुत सारे हमारे यहाँ पर विदेशी शब्द हैं हिंदी में, बहुत सारे संस्कृत से तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। तो उन शब्दों से मिलकर जो हिंदी बनी है उसका विकास किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि हिंदी संघ की राजभाषा बन सके। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति है वो संविधान में इसको राजभाषा तो की मान्यता तो दी गई है, लेकिन अभी तक वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। क्यों नहीं बन सकी है? क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी है वो राजभाषा तो घोषित कर दी गई है लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाषाभाषी लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषाभाषी लोग रहते हैं जो कि अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ, अगर दक्षिण की तरफ जाए तो वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाता है। इसलिए हिंदी जब तक पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाएगी, जब तक पूरे राष्ट्र में हम नहीं बोलेंगे या पूरे राष्ट्र में इसका विकास नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। हमारे यहाँ पर संविधान में वो राजभाषा घोषित है लेकिन इसका विकास अभी होना बाकी है। इसका विकास सिर्फ और सिर्फ कुछ उत्तरी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहीं तक इसका विस्तार है। बाकी अन्य राज्यों में, यदि हम पूर्वोत्तर में जाएं, बंगाल में जाएं तो वहाँ बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती का ज़्यादा प्रभाव है, महाराष्ट्र में मराठी का ज़्यादा प्रभाव है। इसी प्रकार से तेलुगु वगैरह जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती हैं, इसी प्रकार से तमिलनाडु में मद्रासी वगैरह बोली जाती हैं। तो ये सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ पर अंग्रेजी का भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब तक हिंदी पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती तब तक वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। इसके विकास के लिए हमें आगे आना होगा, इसके विकास के लिए हमें इसका प्रचार प्रसार करना होगा। विभिन्न जो भाषाएं हैं, इन्हें जो तृतीय भाषा के रूप में विभिन्न जो भाषाएं की गई हैं अंगीकृत संविधान द्वारा, जो 22 भाषाओं को मान्यता जो दी गई है, उन भाषाओं के साथ साथ उन भाषाओं की संस्कृति को साथ में लेते हुए हिंदी भाषा का विकास हमें करना होगा और हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश दिए गए हैं उनका हमें पालन करना होगा। तो हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद में 343 से 351 तक विशेष जो उपबंध किए गए हैं उस उपबंधों के अंदर देवनागरी लिपि में लिखित संघ की राजभाषा हिंदी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब देखिए देवनागरी लिपि, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नाम, जैसे हिंदी, तो मैंने हिंदी लिखा, ये हुआ देवनागरी लिपि में। लेकिन अगर मैं इसी को कुछ इस प्रकार लिखूं, तो ये किसमें हुआ? रोमन लिपि में हुआ। देखिए सब तो वही है हिंदी, लेकिन मैंने किसमें लिखा? ये रोमन लिपि में। तो ये देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी है, हिंदी मैंने लिखा है, हिंदी है, देवनागरी लिपि में, ये रोमन लिपि में है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये इस प्रकार इनके जो अंग, जो लिखने का जो अलग नजरिया है, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है, हिंदी वो देवनागरी लिपि में है और ये HINDI जो लिखा है वो रोमन लिपि में है। इसी प्रकार से जो अंक हैं वो भारतीय अंक कुछ अलग प्रकार के होते हैं।
लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप को मान्यता दी गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय रूप हैं इसको मान्यता दी गई है, न कि इस जिस प्रकार से भारत का जो लिखा जाता है इस प्रकार के रूप को मान्यता नहीं दी गई है। इस रूप को मान्यता दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय रूप को मान्यता दी गई है अंकों में। इसी प्रकार से अनुच्छेद 44 में राष्ट्रपति के जो हिंदी आयोग गठित करेगा उसके लिए प्रावधान है। 45 में राज्य विधानसभा और विधान परिषद की भाषाओं के संबंध में, और 46 में राज्य और संघ के बीच में जो पत्र आदि होते हैं उसके लिए उपबंध है। 47 में किसी राज्य की जनसंख्या के जो विशेष जो उपबंध है उसके लिए, और 48 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में या अधिनियमों और विधेयकों की जो भाषा प्रयोग है उसके लिए उपबंध है। इसी प्रकार से 49 में भाषा से संबंधित कुछ जो विशेष अधिनियम है उसको किस प्रकार, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होगी उसका उपबंध का उल्लेख है। और 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यादेश में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका, इसी प्रकार से 50 में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है उसका उल्लेख है। 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो अधिकारी नियुक्त करना है उसका उल्लेख है। और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा का संविधान में स्थिति किस प्रकार की है इसके बारे में हमने जाना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे। धन्यवाद।